गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी पर्यावरण की अध्यापिका अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पर्यावरण का पाठ 9 जिसका नाम है वायु और जल। इस पाठ में हम वायु और जल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ जो इस पाठ में आए हुए हैं। पहला, टिप्पणी, निरीक्षण या विशेष कथन, सुलभ, धीरे या आसानी से, तूफान, तेज चलने वाली शक्तिशाली हवाएं, क्वार्टर, एक चौथाई, महासागर, पानी का विशाल स्रोत। बहती हवा को पवन कहते हैं। यह एक निश्चित दिशा में बहती है। आओ अब स्वयं ही देखते हैं। जो हवा बहती है अर्थात बहती हुई हवा को हम पवन कहते हैं। पवन जो होती है उसकी दिशा निश्चित होती है, मतलब वो एक निश्चित दिशा में ही बहती है। अब हवा चल रही है या पवन बह रही है, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक मुट्ठी रेत लेकर अपने हाथ को कलाई तक उठाओ। अब धीरे धीरे रेत को जमीन पर गिराओ। अब उस तरफ देखो जिधर रेत उड़ती है। इस क्रिया से तुम्हें पवन की दिशा पता चलेगी। अब हवा के विरुद्ध और हवा के साथ दौड़ो। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा उपाय आसान है? जब हवा तेज होती है तो उसके विरुद्ध दौड़ना बहुत कठिन होता है। हवा चल रही है या पवन बह रही है, इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी मुट्ठी में रेत लेंगे और उसको ऊपर उठाकर धीरे धीरे रेत को ज़मीन पर गिराते हैं। अब हम रेत जो नीचे गिरा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं कि वो किस दिशा में उड़ रही है। तो हम देखेंगे जहाँ पर रेत उड़ रही है यानी कि हवा उसी दिशा में बह रही है। वायु में वेग होता है। वायु में वेग होता है मतलब जिस दिन हवा बह रही हो उस दिन हवा तेज होती है। यह अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक वस्तु को उड़ाकर ले जाती है। अन्य दिन हवा इतने वेग से नहीं बहती। जब बहुत तेज हवा चलती है या जिसे हम आंधी भी कह सकते हैं, तो क्या होता है, उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है वो उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और जो तेज हवा होती है वो हमेशा नहीं चलती बल्कि कभी कभी ही चलती है। उदाहरण, अपनी पुस्तक खोलकर कमरे में मेज पर रखो। देखो क्या होता है जब पंखा धीरे धीरे चलता है और जब पंखा तीव्र गति से चलता है। तो क्या होगा, जब पंखा धीरे चलता है तो हमारी जो किताब खुली हुई रखी है मेज पर, उसके पेज बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। लेकिन जब पंखा तेज या तीव्र गति से चलता है तो किताब के जो पेज होते हैं वो उड़ने लगते हैं। वायु बल लगाती है। पिछली कक्षाओं में तुम इस बारे में पढ़ चुके हो। तेज हवा तूफान का कारण होती है। तूफान हानिकारक होते हैं। वे वृक्षों और बिजली के खंभों को जड़ से उखाड़ सकते हैं। कभी कभी ये घर की दीवारों को क्षति पहुंचाते हैं और खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं। समुद्र में ये तूफान उठाते हैं। जब बहुत तेज हवा चल रही है, वायु बल लगा रही है, तो क्या होता है, जो ये तेज हवाएं होती हैं वो तूफान का कारण होती हैं। और जो तूफान होते हैं वो हानिकारक या नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि जब तेज हवा तूफान चलता है तो जो पेड़ पौधे हैं, बिजली के खंभे हैं, वो उखड़कर इधर उधर गिर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा तेज हवाओं में लोगों के घरों की दीवारें भी टूट जाती हैं, खिड़कियों के शीशे भी टूट जाते हैं। और हवा के तेज तूफान समुद्र में भी तूफान लाते हैं। तटीय इलाकों में सन 2004 में दिसंबर के
अंतिम सप्ताह में सुनामी लहरों ने बहुत से लोगों की जान ली और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इससे भारत सहित बहुत से देशों को प्रभावित किया। कभी कभी तूफान के कारण समुद्री जहाज और नाव डूब जाते हैं, किंतु हवा का बल हमारे लिए लाभदायक भी है। इससे हवा तेजी से चलती है। जो तूफान होता है वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन कभी कभी जो हवा का बल होता है वो हमारे लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि इसकी वजह से हवा तेज चलती है। वायु का बल जो होता है वो छोटे जहाज और नाव को चलाने में भी सहायक होता है, पतंग उड़ाने में भी सहायता करता है, हवाई जहाज को भी गति देता है। तो ये सब हवा के बल के कारण ही होता है। पक्षी भी वायु के बल के कारण उड़ने में आसानी महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे जल की। सभी जीवित प्राणियों के लिए जल प्रकृति की अमूल्य भेंट है। बिना जल के जीवन नहीं होता। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी थल और जल से बनी है। इस अध्याय में हम पानी के रूपों के बारे में पढ़ेंगे। हम विस्तार से जानते हैं कि हम जल न केवल पीने में बल्कि खाना पकाने, धोने, सफाई करने, खेतों की सिंचाई में भी प्रयोग करते हैं। मतलब जो जल होता है पानी, उसका इस्तेमाल हम बहुत से कार्य करने में करते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, खेतों की सिंचाई आदि में। पानी जो होता है जल, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। बर्फ बर्फ जो होती है पानी का ठोस रूप है। यदि बर्फ को पुनः गर्म किया जाए तो यह पानी अर्थात द्रव में बदल जाती है। जब हम पानी को बहुत देर तक गर्म करते हैं तो यह उबल जाता है और भाप बनती है। यह भाप पानी का गैसीय रूप होती है। पानी की तीनों अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती हैं। ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदला जा सकता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। एक सूखा गिलास लेंगे, इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि बर्फ़ के टुकड़े द्रव में बदल जाते हैं। तब इस पानी को केतली में गर्म करेंगे। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि केतली से भाप निकलती है। यह पानी का गैसीय रूप है। इसे हम जल वाष्प भी कहते हैं। जो बादल तुम आकाश में प्रायः देखते हो वह जल वाष्प के बने होते हैं। क्या आप जानते हैं वाष्प से ही भाप के इंजन का आविष्कार का विचार आया। जल चक्र के बारे में तुम पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ चुके हैं। जो हमारी पिछली कक्षाएं थी उसमें हम जल चक्र के बारे में पढ़ चुके थे। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्र इत्यादि में एकत्रित होता है। वर्षा का कुछ जल मिट्टी में मिल जाता है। इस जल को हम कुएं खोदकर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्मरणीय तथ्य की। सबसे पहला, चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। हवा एक निश्चित दिशा में चलती है। इसका वेग और बल होता है। बादल वाष्पित जल से बने होते हैं। वर्षा जल का मुख्य स्रोत होता है। तो हमने इस पाठ में जाना वायु और जल के बारे में। तो जल के बारे में हमने जाना कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि पानी का जो ठोस रूप है वो बर्फ होता है, द्रव रूप पानी होता है और गैसीय रूप जलवाष्प या
भाप होती है। पानी का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, साफ सफाई, पेड़ों में पानी देना आदि। इसके अलावा खेतों में सिंचाई करने, फैक्ट्रियों आदि जगह भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।